चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था। के कैप्चर देख लिया था। बेसिकली अल्फा बीटा गामा डीके जितने भी तरह के डीके हो सकते थे सब देख लिए थे, और उसमें किस तरीके से मास बैलेंसिंग था वो देख लिया था, एनर्जी के क्या निकला था वो देख लिया था, के कैप्चर आया था वो देख लिया था, कि वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी मटेरियल का इनसाइड किस तरीके से वेरी करता है ये देख लिया था। अब आगे चलते हैं हम लोग और रेडियो एक्टिव डीके स्टार्ट करते हैं। डीके देखो, ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ। उससे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं और कौन कौन से अनस्टेबल होते हैं, बराबर। तो मैं पहले बताता हूँ तुम्हें न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में तो स्टार्टिंग में याद करो, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारा वेरी करता है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा न्यूक्लियस उतना ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे भी डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा या नहीं होगा, तो उसका एक्चुअल में एक ग्राफ बनाया गया। मैंने क्या किया, मैंने नहीं, साइंटिस्ट ने कहा। साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अगेंस्ट ग्राफ बनाया। हर एक एलिमेंट लिया, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखा कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं देखे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और इस पे ड्रॉ किया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो या फिर जेड बोलो, बात तो एक ही है। इसका क्या किया गया, हर एक एलिमेंट के लिए एक कोऑर्डिनेट निकाला गया। तो जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे हर एक एलिमेंट का वो कुछ इस तरीके से निकला। कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से निकला। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एटम था, एटम बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट था वो कुछ इस पैटर्न को फॉलो कर रहा था। स्टेबल की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे। और ये वाला जो है, ये लाइन है जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है। So this is at an angle of 45 degree. So we can say that the number of neutrons is equals to number of protons. तो ढेर सारे एलिमेंट्स हैं और ढेर सारे एलिमेंट्स के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से मिले। देखा गया ज़्यादातर एलिमेंट्स जो कि स्टेबल हैं वो इस रीजन में फॉल किए, इस वाले रीजन में, और इस रीजन को बोला गया स्टेबिलिटी बेल्ट। स्टेबिलिटी रीजन या फिर स्टेबिलिटी बेल्ट, और ये हमारा स्टेबिलिटी कर्व। ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टिकल इस वाले रीजन में है तो इस वाले रीजन में क्या बोला जा सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और अगर कोई भी एलिमेंट इस वाली रीजन में है तो उसमें क्या बोला जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या कम है। इसका मतलब कोई भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे, ये हमारा न्यूक्लियस, और इसके अंदर होंगे प्रोटॉन्स और होंगे न्यूट्रॉन्स। जैसे कि अभी इस वाले न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Np से डिनोट कर लेता हूँ और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स Nn से डिनोट कर लेता हूँ।
तो इसका स्टेबिलिटी बेल्ट के लिए में रीजन में आने के लिए इसका जो रेशियो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हमारा 1 से लेकर के 1.6 के बीच में होना चाहिए। अगर इसका रेशियो 1 से लेकर के 1.6 के बीच में है तो वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। ठीक है, that nucleus will be stable if number of neutrons upon number of protons is in between 1 to 1.6। क्लियर है क्या? तो अब तुम बता सकते हो कि अगर सपोज कोई भी एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण से वो इस रीजन में आने की कोशिश करेगा, और वो क्या करना चाहेगा, अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को घटाना चाहेगा, है ना। सबसे पहले इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी है इस रीजन में है, या तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या को घटा ले, या फिर वो कुछ ऐसा करे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाए। ठीक है, दोनों में से कोई भी काम करेगा तो चलेगा। तो याद करो जब हम लोगों ने ऊपर डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी में, तो उसमें कौन कौन से अल्फा बीटा गामा डीके में कौन सा डीके ऐसा होता था जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटता था या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ता था? याद करो। बीटा प्लस डीके याद है ना। तो इफ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इफ एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो क्या करेगा, बीटा प्लस डीके पॉसिबली कर सकता है ना। और क्या कर सकता है, के कैप्चर भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो के कैप्चर में क्या हो रहा था, ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा है के कैप्चर। देखो के कैप्चर में हमारा प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, न्यूट्रॉन में। तो तुमने प्रोटॉन की संख्या को घटाया भी और न्यूट्रॉन की संख्या को बढ़ाया भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, अगर एनपी ज़्यादा है तो वो स्टेबल रीजन में जाने के लिए ये काम करेगा। या फिर अगर मैं बोलूँ कि एन न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो ये क्या करके आ सकता है, बीटा नेगेटिव डीके, है ना। बीटा माइनस डीके करके उस रीजन में जा सकता है। तो इस तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट जो भी डीके है प्रोसेस इसमें लाई कर सकता है, और हम लोग इससे डीके प्रोसेस से वो अपने प्रोटॉन्स के नंबर को और न्यूट्रॉन्स के नंबर को एडजस्ट कर सकता है। समझ में आया क्या? हाँ। तो ये जो डीके प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्ट रेडियो एक्टिव डीके हो रहा होगा तो उससे सिर्फ और सिर्फ अल्फा ही डीके होगा, जरूरी नहीं है। उसे अल्फा बीटा गामा तीनों डीके एक साथ होता है ताकि बैलेंसिंग अच्छे से हो। सिर्फ और सिर्फ बीटा डीके, सिर्फ सिर्फ गामा डीके पॉसिबल नहीं है, तीनों डीके एक साथ होता है। तो अब ऊपर हम लोगों ने एक एक इंडिविजुअल डीके को पढ़ लिया। अब नीचे हम लोग पढ़ना चाहते हैं रेडियो एक्टिव डीके में। एक मिनट लिखता हूँ मैं इसका। इसमें हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। डिसइंटीग्रेशन का मतलब जो डीके प्रोसेस है उसकी बात हो रही है, और इसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल लॉ। ठीक है, इसे हम लोग स्टैटिस्टिकल लॉ बोलते हैं।
तो इसमें दो टर्म हम लोग यूज करेंगे, एक तो है एक्टिव न्यूक्लियाई हम लोग यूज करेंगे और डिसइंटीग्रेशन या फिर डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई टर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अब समझना, यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा थ्योरी वाले पार्ट बताऊंगा। एक कंटेनर है मेरे पास और कंटेनर में बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अगर इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, लेट से अभी नंबर के लिए बोल लेता हूं मैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसमें एक नंबर ले लेता हूं, जस्ट मान लो कि 100 है, 100 नंबर है, मतलब कि 100 एटम्स होंगे, हाँ या ना, 100 एटम्स होंगे यहाँ पे रखे हुए। अब क्या करेंगे, ये डिसइंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब अल्फा बीटा गामा डिके करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा डिके करेगा तो ऐसा कभी नहीं होता है कि 100 के 100 एटम एक साथ अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशन इमिट कर दिया, नहीं, पहले कुछ एटम्स डिके करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट से इतना एटम जो है वो t इज इक्वल टू 0 पे डिके किया, मतलब कि लेट से कितना डिके किया, 10 डिके कर गया, ठीक है। तो 10 डिके कर गया है और बाकी डिके नहीं किया है, तो जो अभी भी फ्रेश है, जो डिके नहीं किया है, उसे हम लोग एक्टिव न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्योंकि ये अभी डिके नहीं हुआ है और ये आगे डिके करेगा, एक्टिव है। तो जरूरी नहीं है कि ये वाला कर जाए, या फिर जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम पे ये वाला कर जाए, कोई सा भी कर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी में डिफाइन होता है। तो आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद, अच्छा तो 10 तो डिसइंटीग्रेट कर गए ना, 10 पार्टिकल क्या कर गए, डिके में चले गए, डिके कर लिए। तो ये क्या हो गया, ये 10 अगर एटम्स थे जो कि हमारे डिके कर गए, तो वो क्या हो गया, याद करो डिके प्रोसेस एक न्यूक्लियाई का बताया था, एक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाई में, और कुछ अल्फा और अल्फा बीटा गामा डिके कर लेता है और साथ ही साथ कुछ एनर्जी निकल जाता है, याद है क्या, सिर्फ मैं एक डिके बताया है इसमें। तो ये सारे अभी किस में कौन थे, एक्स थे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन था, एक्स एलिमेंट था। और ये जो 10 डिके कर गए हैं, ये कौन सा एलिमेंट बन गया है, वाई। इसका मतलब ये नहीं कि एटम गायब हो गया, अभी भी एटम है, लेकिन एक्स एटम कन्वर्ट हो गया वाई में। और ये एक्टिव न्यूक्लियाई किसका है, ये अभी भी एक्स का है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना है इस लोकेशन पे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना है, 100। और इस जगह पे बोलूं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना है, बोलो कितना है, अभी भी 100 है, लेकिन यहाँ पे बोलूंगा मैं एक्टिव न्यूक्लियाई कितना है, 100 है। लेकिन इस जगह पे अगर मैं बोलूं कि एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं, तो वो हमारे अब बचे हैं 90, ठीक है, क्योंकि 10 एटम तो डिसइंटीग्रेट कर गया है। ये पिक्चर समझ में आया या नहीं आया, वो बताओ, तब तो आगे भागते हैं हम लोग। तो ये जो 10 न्यूक्लियाई है डिसइंटीग्रेट किया, वो 10 ही क्यों है, 11 क्यों नहीं है, 12 क्यों नहीं है, या फिर यही न्यूक्लियाई 10 होंगे, ऐसा कैसे बोल दिया। तो एक्चुअल में ये बड़े नंबर के लिए डिसाइड करते हैं हम लोग, छोटे नंबर के लिए कभी भी ये बातें नहीं बोलते हैं। तो मान लो कि 100 मिलियन था और 10 मिलियन डिसइंटीग्रेट किया, है ना। तो ये मिलियंस में हम लोग बातें कर सकते हैं, ऐसे 100 200 500 के लिए हम लोग बातें नहीं कर सकते। तो लॉ ऐसा दिया गया कि मेरे पास एक ए एक्टिव न्यूक्लियाई था और वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है बी में। तो मान लो कि t इज इक्वल टू 0 पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो एक्टिव थे वो n नॉट था और बी में कन्वर्ट कुछ भी नहीं हुआ था।
अब टाइम टी पे एक्टिव न्यूक्लियाई एन बच जाएंगे, तो ये जो टोटल बी न्यूक्लियाई बना वो कितना बना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो कंजर्व रहेंगे हमारे, तो बनेगा एन नॉट माइनस ऑफ एन। तो मैं पहले एन निकालना चाहता हूँ, और किस रेट से कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इसमें ऐसा बोला गया कि जितना ज़्यादा तुम्हारा नंबर होगा, जितना ज़्यादा तुम्हारा एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर होगा, उस समय उसका रेट उसी पे डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं? बोलो। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन is directly proportional to the number of active nuclei present at that time। ऐसा, चलो ठीक है फिर। तो जब इसको लिखा गया डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू, तो एक कांस्टेंट लाया गया लेमडा इनटू एन। अब बताओ, ये जो एन है वो क्या है, उस टाइम पे एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर। तो टाइम के साथ एन घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है ना, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे एक माइनस साइन देना पड़ेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे एन का वैल्यू घटते जा रहा है, इसीलिए मुझे एक नेगेटिव साइन देने की ज़रूरत पड़ी। अब इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी एन इज इक्वल्स टू, नीचे एन लेकर के आया, माइनस ऑफ लेमडा डी टी, और इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जब टाइम जीरो था तो उस समय नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लाई एन नॉट थे, जब टाइम टी हो गया तो उस समय एक्टिव न्यूक्लाई कितने हो गए, एन हो गए। और इसका इंटीग्रेशन करो तो ये हो जाएगा एल एन एन, और लिमिट फ्रॉम एन नॉट से एन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा एल एन एन बाई एन नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी, एंड n is equals to n नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। केमिस्ट्री में तुम्हें ये सारी चीज़ें पढ़ाए गए होंगे अच्छे तरीके से, तो इसे याद रखना है, और इस इक्वेशन को भी चाहो तो याद रख सकते हो, ये भी काम आ जाता है। तो n क्या है इस जगह पे, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लाई एट टाइम t। n नॉट क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लाई एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। और लैम्डा को बोला जाता है, बोलो लैम्डा को क्या बोलते हैं हम लोग, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। और ई तो पता ही है, टाइम पता ही है। अच्छा, लैम्डा का यूनिट क्या हो जाएगा, हम्म देखो लैम्डा इंटू टी यूनिटलेस क्वांटिटी होना चाहिए ना, सेकेंड इनवर्स होगा, सिंपल है। तो अब ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लाई बचे हुए हैं बी के, वो कितने होंगे, लेट से दिस इज एन डैश, सो एन डैश विल बी इक्वल्स टू एन नॉट माइनस ऑफ एन, एन का वैल्यू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। इसको हम लोग निकाल सकते हैं, एन नॉट को कॉमन ले लो, वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ lambda t, so this will be n dash।
ठीक है। चलो अब इसमें हाफ लाइफ देख लेते हैं, हाफ लाइफ क्या होता है। जो आधा निकलाई होने में टाइम लगता है उसे ही हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। मतलब कि मान लो ए से बी में कन्वर्जन हो रहा है और टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्टिव न्यूक्लाई एन नॉट थे और ये था जीरो, और जब टाइम हाफ हुआ तो उस समय एक्टिव न्यूक्लाई एन नॉट बाई टू हो चुके हैं, जस्ट आधा। तो वो टाइम कितना लगा उसको हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं या फिर हाफ लाइफ बोलते हैं। तो हाफ लाइफ को निकाल लेते हैं हम लोग, डेट एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ लेमडा टी होगा। एन नॉट का वैल्यू पुट, एन का वैल्यू पुट कर लो एन नॉट बाई टू, और एन नॉट माइनस लेमडा टी कैंसिल आउट कर लो और दोनों साइड लॉग एल एन ले लो, ये आ जाएगा। और इधर से हम लोग माइनस एल एन टू लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो टाइम कितना निकल के आ जाए एल एन टू डिवाइडेड बाई लेमडा। सो दिस इज टी हाफ, हाफ लाइफ। इसका वैल्यू एल एन टू का कितना होता है बोलो, 0.33, तो ये हो जाएगा हमारा 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये आ जाएगा आंसर। याद करके रखना है। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, डेट इज एवरेज लाइफ का। कितना होता है बोलो एवरेज लाइफ, फॉर्मूला फॉर्मूला 1/λ, ठीक है, ये याद करके रखना है। एवरेज बोलो या फिर मीन बोलो, बात एक ही है, दोनों एक तरीके से निकालते हैं हम लोग। तो इसका निकालने का तरीका यही कि हर एक न्यूक्लियाई का जो एज होगा उसका एवरेज तुम्हें निकालना होगा, ठीक है। तो तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। टी एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई एज, ठीक है, सम ऑफ एज ऑफ ऑल न्यूक्लियाई अपॉन टोटल न्यूक्लियाई, टोटल न्यूक्लियाई एन नॉट, या फिर टी एवरेज को हम लोग इंटीग्रेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो लैम्डा एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी, इतना तो एज होगा, इतने टाइम के बाद वो डिसइंटीग्रेशन करने वाला है, तो ये एज हो गया और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टी डी टी डिवाइडेड बाय एन नॉट। इसी को अगर हम लोग जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सिर्फ वैल्यू को याद रखना है और इसी से आंसर आएंगे। तो हाफ लाइफ को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो एन नॉट हमारे पास एक एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो हाफ लाइफ के बाद अब कितने बच जाएंगे न्यूक्लियाई, एन नॉट बाई टू, पहले हाफ लाइफ के बाद। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, एन नॉट बाय फोर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाय एट, इस तरीके से चलते जाएगा बराबर। तो बोलो एनथ हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बचेंगे। तो इसमें मुझे क्या देखना पड़ेगा, एनथ अगर बोला है मैंने, जैसे कि थर्ड है तो थर्ड में कितना आ रहा है इस जगह पे पावर, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
एन ही आ रहा है ना, टू क्यूब करना पड़ेगा। तो अगर मैं nth लिखा हूँ तो nth के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एन नॉट डिवाइड बाय 2⁻n। मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, ए रेडियो एक्टिव सैंपल has 6 into 10 raised to power 18 एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ। सॉल्व करो इसको जल्दी से। चलो करते हैं इसको। तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि अगर तुम्हारे पास एन नॉट है तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे, एन नॉट बाई 2, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 4, और थर्ड हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 8। तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जो बचेगा दैट विल बी एन नॉट बाई 8, 6 into 10 raised to power 18 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पहले बाकी कर लेते हैं। एक्टिविटी, तो एक्टिविटी क्या चीज़ है, एक्टिविटी किसी भी एलिमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, प्रॉपर्टी होता है बेसिकली, जो कि हम लोग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से ही निकालते हैं। मान लो कोई भी सब्सटेंस जो कि रेडियो एक्टिव है, तो उससे जो न्यूक्लियाई होंगे वो रेगुलरली डिसइंटीग्रेट होते जाएंगे, है ना। जैसे कि बोन्स हैं हमारे, और हम लोग निकालते हैं कि ये जो बोन्स है काफ़ी पुराना है ना, निकालते हैं अर्थ के अंदर ब्लड से निकालते हैं, ये अर्थ के नीचे इतना सालों से दबा हुआ था, तो हम लोग कैसे एज निकाल लेते हैं, या फिर किसी पेड़ का एज कैसे निकाल लेते हैं कि ये जो पेड़ है इतने सालों से है यहाँ पे, उसका एज कैसे निकालते हैं, वो हम लोग एक्टिविटी से ही निकालते हैं। तो एक्टिविटी के लिए क्या किया जाता है, पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ। सो एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ activity defined as the rate of radioactive decay of nuclei मतलब जिस रेट से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डीके कर रहा है वो उसका एक्टिविटी कहलाता है। अब किस रेट से कोई भी न्यूक्लियाई डीके करेगा, वो dn बाई डी टी इज द रेट होता है, माइनस साइन के साथ, क्योंकि इसको पॉजिटिव बना के रखना है। और ये किसके बराबर होता है, dn बाई डी टी इज बेसिकली इक्वल्स टू लैम्डा एन, है ना, स्टार्टिंग वाला डेफिनेशन है ये रहा यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिखा है ना, फिर नीचे क्या लिखा है ये चीज, तो इस जगह से डेफिनेशन मैंने उठाया लैम्डा टाइम्स ऑफ एन। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, एन तो मेरे पास आ चुका है ना, एन का वैल्यू क्या था, एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। अगर इसी को मैं डिफरेंशिएट कर लूँ तो डी एन बाई डी टी कितना मिलेगा, देखो डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी, और जो भी कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकाल दो, इट इज माइनस ऑफ लैम्डा, तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा
n naught e raised to power minus of lambda t. So this is dn by dt. माइनस साइन के साथ कितना हो जाएगा, माइनस टी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। तो मेरे पास एक्टिविटी का जो फॉर्मूला आ गया, एक्टिविटी एक्टिविटी इज इक्वल टू, जिसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और इसका फॉर्मूला जो है वो लिख देता हूँ मैं, लैम्डा एन इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला एक्टिविटी का लिख सकते हैं। कोई सा भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, देख लो। तो जैसे कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक्टिव न्यूक्लाई कितने थे, एन नॉट थे, तो उस समय एक्टिविटी भी होगा कुछ ए नॉट। तो ए नॉट, हाँ बोलो, ए नॉट एक्टिविटी कितना हो जाएगा। अब एक्टिविटी को हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, डेट इज लैम्डा इंटू एन। ये हो जाएगा लैम्डा और एन क्या, इनिशियल टी इज इक्वल टू 0, लैम्डा एन नॉट। तो इनिशियल एक्टिविटी कितना हो जाएगा, लैम्डा। तो किसी भी टाइम t पे जो एक्टिविटी का फॉर्मूला है ये बनेगा, एट a इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी, और t इज इक्वल टू 0 वाला एक्टिविटी कितना है, a नॉट। सो a नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो एक्टिविटी का ये फॉर्मूला है जिसे हम लोग यूज करेंगे। और एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, बेक्यूरल जिसको हम लोग BQ से डिनोट करते हैं। और ये जो बेक्यूरल होता है ये 1 dps के बराबर होता है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। सो 1 dps इज इक्वल टू 1 बेक्यूरल। या फिर इसको दूसरे फॉर्म में भी हम लोग लिखते हैं, मतलब दूसरा यूनिट भी होता है, क्यूरी यूनिट होता है। 1 क्यूरी is equals to 3.7 into 10 raised to power 10 dps, ये होता है। और ये 1 dps जो हमारा होता है, और ये 1 जो क्यूरी होता है, ये बेसिकली किससे निकल कर के आता है, 1 ग्राम रेडियम का जो एक्टिविटी है वही होता है। एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियम। तो ये चीज़ है। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लो, क्वेश्चन तो इस पे कम ही बनते हैं। लेट्स से कि द डिके कांस्टेंट ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एक्स, ठीक है, डिके कांस्टेंट ऑफ एलिमेंट एक्स ले लेता हूँ मेरा, या फिर न्यूक्लाई एक्स, इज मान लो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -5 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो बोला गया फाइंड द एक्टिविटी of
1 मिलीग्राम ऑफ एक्स। ठीक है, एटॉमिक वेट ले लो ऑफ एक्स इज, मान लो कि 50 ग्राम पर मोल है। ठीक है, सॉल्व करो इसको। इसमें नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई निकालने पड़ेंगे। जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। तो इस जगह पे हमें क्या गिवन है, एक्स का मोलर मास। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे, एन विल बी इक्वल्स टू, जो भी तुम्हारा मास गिवन है कितना है, 1 मिलीग्राम है ना, तो 1 × 10⁻⁻, 1 × 10⁻⁻, -6 डिवाइडेड बाय 50। तो ये क्या निकला हमारा, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स, एक नंबर ऑफ मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6 × 10⁻23, लगभग लगभग, है ना। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स उतने ही नंबर ऑफ हमारे एक्टिव न्यूक्लियाई हो जाएंगे। तो इधर से हमारा एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर आ गया। इसको निकाल के देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.2 × 10⁻23 है और 6 है, और ये 1 जाएगा ऊपर, 23 में से 7 जाएगा, कितना आ गया, 61। दिस इज द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। बराबर। अब ये जो एक्टिव न्यूक्लियाई निकले, तो इससे मैं एक्टिविटी निकाल सकता हूँ। सो एक्टिविटी विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन। लैम्डा का वैल्यू गिवन 1.6 × 10⁻⁻5, और एन का वैल्यू है 1.2 × 10⁻16। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लो, जिसमें भी आंसर निकालना हो, डीपीएस, ये जो हमें आंसर देगा वो किस में देगा, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में। ये हमारा डीपीएस में आंसर निकलेगा, हमेशा याद रखना। और अगर क्यूरी में निकालना है तो डिवाइड करना होगा 3.7 × 10⁻10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रखा है कि एक हाफ लाइफ जो किसी भी एटम का गिवन है, दैट इज 20 आवर्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का गिवन है। तो बोला गया, व्हाट फैक्टर ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी will remain after 40 hours। सॉल्व करो। तो एक हाफ लाइफ में क्या होता है, जस्ट एक्टिविटी हाफ हो जाएगा, और दूसरे हाफ लाइफ में a0/4 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न फॉलो करेगा। तो अब रेशियो कितना हो जाएगा, a0 डिवाइडेड बाय, सॉरी फ्रैक्शन पूछा है ना, तो a फाइनल डिवाइडेड बाय a0, तो a0/4 डिवाइडेड बाय a0, 1/4, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि कोई एक एंशियंट रॉक है, उसमें जो अभी प्रेजेंट है यूरेनियम एटम्स,
जो यूरेनियम एटम प्रेजेंट है वो इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इक्वल टू द नंबर्स ऑफ पीबी एटम्स। और ये पीबी एटम्स क्या है अभी बताता हूँ। तो नंबर ऑफ पीबी एटम्स, और ये पीबी एटम्स कैसे आ रहा है, जब यूरेनियम डिसइंटीग्रेट किया तो पीबी एटम में कन्वर्ट होते जा रहा है, ठीक है। और बोला गया हाफ लाइफ जो गिवन है ऑफ यूरेनियम वो गिवन है 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स, ठीक है। तो एस्टिमेट द एज एंड फाइंड द एज ऑफ द रॉक। उस रॉक का क्या एज हो रहा होगा ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर ऑफ, हाँ इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, यही इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। हाँ तो देखो ये क्या चीज़ है कि यूरेनियम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पीबी में। बाकी और दूसरे में भी हो रहा हो उससे मुझे मतलब नहीं। इनिशियली कितना था, एनोड था, और अब जो है नंबर ऑफ एटम्स यूरेनियम के वो दोनों सेम हो चुके हैं, एन पीबी और यूरेनियम के सेम हो चुके हैं, तो दोनों का वैल्यू एन होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का समेशन किसके बराबर होना चाहिए, एन नॉट के बराबर। सो 2n शुड बी इक्वल्स टू एन नॉट। तो n कितना हो जाएगा, एन नॉट बाई 2। मतलब ये एन नॉट बाई 2 कब होगा, टी हाफ पे होता है। अगर मैंने टी इज इक्वल्स टू 0 इस जगह पे कंसिडर किया तो हाफ लाइफ के बाद, और हाफ लाइफ तुम्हें दे रखा है इधर से तुम्हारा। हाँ तो बेसिकली रॉक का जो एज हो जाएगा that will be 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स। तो यहाँ पे एन नॉट बाई 2 ना लेकर के तुम एक्टिविटी जब निकालोगे एक्सपेरिमेंट से तो वो कुछ और आएगा, बराबर है क्या, कुछ और आ सकता है। एन नॉट बाय लेट से 8 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मैं उस रॉक का एज निकाल सकता हूँ। पेड़ में कार्बन होते हैं, कार्बन आइसोटोप से डिसइंटीग्रेट करते हैं, तो हम लोग कार्बन से निकालते हैं। आगे करते हैं हम लोग, एक्टिविटी हो गया। अब जो डीके प्रोसेस होता है, एक सीरीज और पैरेलल डीके प्रोसेस होता है, उन दोनों को देख लेते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। पहले सीरीज देख लेते हैं। सीरीज केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ाया गया होगा। हम्म, क्या बोल रहे हो। हाँ सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री का होता है ना उसमें, है ना, वही चीज है ये। हम्म, देखो मान लो कि कोई एक्टिव न्यूक्लियाई है ए, और वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है बी में, लेकिन जो बी बन रहा है वो भी एक एक्टिव न्यूक्लियाई है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बन गया, तो वो फिर से डीके कर जाएगा। तो ये ए से बी जो डीके कर रहा है उसका रेट दे रखा है मान लो λ1, और जो बी से सी में डीके कर रहा है उसका रेट है λ2। अब λ2 ज़्यादा होगा तो उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, ज़्यादा होने का मतलब कि ए से बी में जो कन्वर्जन हो रहा है वो बहुत फास्ट हो रहा है,
और लेमडा का वैल्यू अगर बहुत कम होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए से बी में जो कन्वर्जन हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है। तो लेमडा का मतलब ये होता है, और इस तरीके से हम लोग समझें। तो हुआ यूं कि जो एक्टिव न्यूक्लियाई थे टी इज इक्वल टू जीरो पे, वो कितना था, एन नॉट था, और ये था जीरो और ये जीरो। और जब टाइम टी हुआ तो उस समय इसके न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो चुके होंगे, बचा होगा एन, और ये कन्वर्ट हुआ होगा इसमें, और ये भी इधर कुछ कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं क्या बोल सकता हूँ, तुम्हें मैं समझाता हूँ थोड़ा सा पहले कि इसको किस तरीके से सोचा जाए। हम लोग ए के लिए तो आराम से लिख सकते हैं, ए का कोई दिक्कत नहीं है। एन ए कितना हो जाएगा बोलो, एन ए इज इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ लेमडा वन इंटू टू, हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पहला डिसइंटीग्रेशन है ना, लेमडा वन रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे निकालना है एन बी और एन सी। एन बी निकल गया तो एन सी तो निकल ही जाएगा। मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर में कुछ पानी भरा हुआ है, और मैंने इस जगह से एक होल कर दिया, तो क्या करेगा, पानी बाहर निकलने लगेगा, और इसका लेवल क्या होने लगेगा, डाउन होने लगेगा। जो भी हाइट है ये डाउन होने लगेगा। लेकिन मैंने क्या करा, इस जगह से एक पाइप डाल दिया जो कि पानी इसको फिल भी कर रहा है। तो अब इसका जो एच का लेवल है, या फिर जो हाइट एच है, वो बढ़ेगा या घटेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस तरफ से जो वॉल्यूम मैं इन करा रहा हूँ और इस तरफ से जो वॉल्यूम एग्जिट करा रहा हूँ, कौन सा ज़्यादा है पर सेकेंड में। मान लो ये तुमने 5 लीटर पर सेकेंड डाला, और इधर से जो वॉल्यूम बाहर निकल रहा है वो 3 लीटर पर सेकेंड से बाहर निकल रहा है, तो एच का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा बोलो, एच का वैल्यू बढ़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर दिस एग्जाम्पल एच विल इंक्रीज। तो काइंड ऑफ तुम वही समझो कि जो एन बी का वैल्यू है वो किसके कारण से बढ़ रहा है, लैम्डा वन के कारण से बढ़ रहा है। लेकिन लैम्डा टू के कारण से क्या हो रहा है, इसका वैल्यू घट रहा है। तो एनबी का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगा या घटेगा, ये एच है, और इसी को तुम एनबी से कंपेयर करो। ये एनबी का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा टाइम के साथ, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा इन किस रेट से हो रहा है और आउट किस रेट से हो रहा है। तो दिस इज इन एंड दिस इज आउट। तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड मतलब लेमडा टू एंड लेमडा वन किस रेट से हो रहा है, उस बात पे डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक अब तक तो, है ना। तो इसका जो रेट होगा वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, एन वन का, ये जो हमारा एन ए है, एन ए का हमारा निकल गया है, मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, एन ए का वैल्यू पुट कर लेता हूँ। और एन टू का किस बात पे डिपेंड करेगा, इस तरफ बनने का जो रेट है वो लैम्डा वन इंटू एन ए है, और इस जगह से आउट होने का रेट कितना है, लैम्डा टू इंटू एन, बोलो बी, ये आउट होने का रेट है। तो द रेट एट विच दिस एक्टिव न्यूक्लियाई इज फॉर्मिंग, या फिर जो भी हो रहा है, वो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये बन रहा है तो इसको प्लस ले लेता हूँ, लैम्डा वन एन ए और माइनस ऑफ लैम्डा टू एन बी, आया ना। समझना इसको अच्छे से क्या मैंने किया है। अब क्या कर लेता हूँ, मैं इसको इस तरफ लेकर के आ जाता हूँ, डेट टी एन बी बाई डी टी प्लस ऑफ लैम्डा टू इंटू एन टू
एन बी जो भी है इंटू लैम्डा वन इंटू एन, सही है। ये जो इक्वेशन है ये कैसा इक्वेशन है हमारा, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन अब पढ़ा दिया गया होगा तो तुम्हें पता होगा कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, कितना आता है, e इज इक्वल्स टू, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू पावर लैम्डा इंटू टू टी। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मैं पूरा का पूरा इक्वेशन को इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा और इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सॉल्व करने के बाद फिर जो हमारा फाइनल आंसर आता है इस इंटीग्रेशन, बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एन बी ई रेस टू पावर लैम्डा टू टी, यहाँ पे एन ए का तो हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लैम्डा वन एंड ए ई रेस टू पावर लैम्डा टू टी। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट होने के बाद फिर फाइनल आंसर आएगा, उसे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमारा n2 आ जाएगा इक्वल्स टू लैम्डा वन एन नॉट लैम्डा टू माइनस ऑफ लैम्डा वन ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा वन इंटू टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टू इंटू, ये फॉर्मूला। अब इसमें दो केसेस हैं जिसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट केस है जिसमें कि हम लोग लैम्डा वन और लैम्डा टू के वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं। लेट्स से कि लैम्डा वन जो है वो बहुत ज़्यादा है लैम्डा टू से, तो अगर इसमें मैं पुट करूं लैम्डा वन बहुत ज़्यादा और लैम्डा टू बहुत छोटा, तो एन बी कितना आ जाएगा, एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टू टी। नहीं समझ में आया? लैम्डा टू क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा, लैम्डा टू अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो वन बाई ई रेज टू पावर लैम्डा टू टी होगा, ठीक है। या फिर दूसरे वे में समझो कि ए बी दे रहा है और बी क्या दे रहा है, सी दे रहा है, इसका लैम्डा वन रेट है और इसका लैम्डा टू रेट है। तो लैम्डा वन बहुत ज़्यादा है, लैम्डा वन बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या, ए पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा बी में, लेकिन बी जो है वो धीरे 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 करके कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो बी का जो नंबर ऑफ निकलाई है इंस्टेंटेनियसली एन नॉट हो जाएगा और वो डिसइंटीग्रेशन सिर्फ लैम्डा टू पे डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं, है ना? ये आंसर आ जाएगा हमारा एन बी का। अब अगर उसी फॉर्म में केस टू करें कि अगर लैम्डा टू जो है वो बहुत ज़्यादा है लैम्डा वन से, तो इस केस में बोलो एन बी क्या हो जाएगा, खुद ही सोच करके बताओ मुझे। क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ए से बी कन्वर्ट हो रहा है, बी से सी कन्वर्ट हो रहा है, तो जो कन्वर्जन रेट है लैम्डा वन बहुत छोटा है, लैम्डा टू बहुत ही ज़्यादा है,
मतलब बी जैसे ही बना वैसे ही फास्ट कन्वर्जन हो गया सी में, और ए जो है वो धीरे धीरे करके बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो बी तो जैसे बना सी में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे तो बचा ही नहीं कुछ, इसीलिए एन बी कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है? तो ये हमारा सीरीज था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरेलल। पैरेलल रेडियो एक्टिविटी क्या? वैसे ये फिजिक्स में पढ़ाते नहीं है। तो मान लो कोई भी हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ए, जो कि दो में डिसइंटीग्रेट हो रहा है, एक बी में डिसइंटीग्रेट हो रहा है और सी में डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो लेट से ये बी है और ये सी है, और जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये लैम्डा 1 है और ये लैम्डा 2 है। बराबर है क्या? तो हम लोग, हाँ, तो इफेक्टिव रेट कितना बोल सकते हैं, ये जो बी है, अगर मान लो कि ये एन नॉट है, इनिशियली टी इज इक्वल्स टू 0 पे एन नॉट था, तो ये 0 और 0 होगा, और जैसे ही ये n हो जाएगा तो ये n1 हो जाएगा और ये n2 हो जाएगा। लेकिन मैं सबका समेशन n1 प्लस ऑफ n2 प्लस ऑफ n इसके बराबर बोल सकता हूँ, n नॉट के बराबर बोल सकता हूँ। तो a जो है वो किस रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ये बेसिकली दोनों का इफेक्टिव रेट है, दोनों के इफेक्टिव रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना। तो इसीलिए जो इफेक्टिव रेट ऑफ डीके लिखेंगे, लैम्डा इफेक्टिव, दैट विल बी लैम्डा 1 प्लस ऑफ लैम्डा 2, ये दोनों का इफेक्टिव रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सो क्या बोलेंगे, बोलो? n विल बी इक्वल्स टू n नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इनटू डी, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है क्या? क्योंकि मान लो कि इसमें दो टुकड़े हैं तुम्हारे, एक टुकड़ा तो बी में जा रहा है और एक टुकड़ा सी में जा रहा है, तो बी का रेट किस तरीके से होगा, किसी भी इंस्टेंट पे अगर n है तो n लैम्डा 1 होगा, और सी के लिए n लैम्डा 2, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा रेट, दोनों का एडिशन। सो डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू n लैम्डा 1 प्लस ऑफ n लैम्डा 2, माइनस साइन इधर पुट कर लो, और बाकी सारा का सारा काम सेम करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तो हमारा ये आंसर मिलेगा। समझ में आया क्या? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है कि ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई कैन डिके बाय टू डिफरेंट प्रोसेसेस, दो डिफरेंट प्रोसेसेस से वो डिके कर सकता है। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोसेस का जो डिके का हाफ लाइफ है वो T1 एंड T2 दिया गया है। तो अगर दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे हैं तो जो हाफ लाइफ होगा वो क्या होगा, वो बताना है तुम्हें। सॉल्व करो। क्या बोला है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई है जो कि डिके कर रहा है, लेट से कि ए है, ये बी में जा रहा है और ये सी में जा रहा है, इसका हाफ लाइफ क्या बोला गया है, T1 है और इसका हाफ लाइफ T2 है। तो लैम्डा 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ है ना, याद करो T1 कितने के बराबर होता है, ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, एंड T2 इज इक्वल्स टू ln2 डिवाइड बाय लैम्डा 2। और लैम्डा इफेक्टिव कितना निकला था, अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होते हैं तो लैम्डा 1 प्लस ऑफ लैम्डा 2। लैम्डा 1 का वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, विच इज ln2 by T1 एंड दिस इज ln2 by T2, दोनों को कॉमन ले लिया, ln2 1 by T1 प्लस 1 by T2, और लैम्डा इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ln2 by लैम्डा इफेक्टिव, सॉरी T इफेक्टिव है ना,
हाफ लाइफ जो होगा, तो ये Ln2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो T हाफ will be equals to, sorry, 1 by T half is equals to 1 by T1 plus 1 by T2। ये आएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि A है जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है B में और B डिसइंटीग्रेट हो रहा है C में। T इज इक्वल्स टू 0 पे ये N0 ही था और किसी भी टाइम T पे बोला गया कि जो इसके एक्टिव न्यूक्लियाई बचे हुए हैं इट इज N1 और ये N2 बचा हुआ है और ये N3 बचा हुआ है। इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट λ1 और λ2 दे रखा है। तो बोला गया है फाइंड द कंडीशन such that the number of active nuclei of P remains constant over time। सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि कांस्टेंट रहे। और याद करो मैंने तुम्हें अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताया था। तो मान लो एक कंटेनर है और कंटेनर में पानी रखा हुआ है, तो पानी इस तरह से बाहर निकल रहा है और इस तरफ से भी पानी में डाल रहा हूँ। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका लेवल कांस्टेंट रहना चाहिए, तो इसके लिए वॉल्यूम के फ्लो रेट में क्या रिलेशन हो सकता है। ऑफ कोर्स इसका वॉल्यूम फ्लो रेट और इसका वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ताकि ये हाइट कांस्टेंट हो। तो सेम कॉन्सेप्ट इस जगह पे भी अप्लाई करेंगे। ए फॉर्म हो रहा है बी में और बी फॉर्म हो रहा है सी में। तो किसी भी टाइम पे इसका N1 N2 N3 न्यूक्लियाई है और इसका λ1 और इसका λ2। तो बन कितने रेट से रहा है, जो फॉर्मेशन का जो रेट है दैट इज λ1 इंटू N1 है और डिसइंटीग्रेशन का जो रेट है वो क्या है, रेट λ2 इंटू N2। अगर ये दोनों रेट जो है सेम हो जाएगा तो N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो λ1 N1 should be equals to λ2 N2 such that the rate is 0, है ना, और N2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये है हमारा न्यूक्लियर ये रिएक्शन जो भी डीके प्रोसेस है, रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस। अब आगे हम लोग चलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, तो अभी जो हम लोगों ने देखा उसमें क्या हो रहा था, दो चीजें हम लोगों ने देखा। स्टार्टिंग में सबसे पहले एक डीके प्रोसेस देखा, अल्फा बीटा गामा डीके, इस तरीके से कर सकता है। और फिर हम लोगों ने दूसरे पार्ट में कैलकुलेशन वाला पार्ट देखा जिसमें कि हम लोगों ने रेट निकाला कि हाँ कितने टाइम के बाद कितना एक्टिव न्यूक्लाई बचेंगे, सारे के सारे एक ही टाइम पे डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो वो दोनों कंबाइन कर लो और उन दोनों को कंबाइन करके तुम अब चीज़ों को सोचो। तो अगर हमारे पास एक यूरेनियम रखा हुआ है और उसको तुमने एक सुटेबल स्टेट दिया है, बराबर, तो वो क्या करेगा, डीके प्रोसेस में जाएगा, है ना। और वो जब डीके प्रोसेस में जाता है तो वो कुछ दूसरे न्यूक्लियाई को फॉर्म करता है और साथ ही साथ उससे कुछ न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे कि पहले हमारे पास यूरेनियम 235 है जो कि रिलेटिवली स्टेबल होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं। ये जब न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो ये यूरेनियम बन जाता है
236। और ये यूरेनियम 236 जो है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है और ये तुरंत डीके कर जाता है। अनस्टेबल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ये जब डिसइंटीग्रेट करता है तो कुछ एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, मतलब दूसरे न्यूक्लियाई में, और कुछ न्यूट्रॉन्स भी वो इजेक्ट करता है। तो ये कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, वो 2 से 3 के बीच में कोई भी हो सकता है वैल्यू। इसके रिएक्शंस वगैरह हम लोग देखेंगे। तो मान लो x नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाहर निकले, 2 नंबर या 3 नंबर, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स बाहर निकले। अब ये जो न्यूट्रॉन्स बाहर निकले हैं इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इससे एनर्जी रिलीज होता है, और ये जो एनर्जी रिलीज होगा इन सभी के काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। ये जो एनर्जी रिलीज होता है ये लगभग लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। समझ में आया क्या? और ये जो एनर्जी है ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके काइनेटिक एनर्जीज में, किसी और तरह के एनर्जीज में नहीं जा सकता है। जितने पार्टिकल्स होंगे उतने काइनेटिक एनर्जी। तो न्यूट्रॉन को जो एनर्जी मिलता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज रफली इक्वल्स टू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर न्यूट्रॉन को एनर्जी मिलता है। लेकिन इस जगह पे जब मैं न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो ये न्यूट्रॉन जो है ये इसके पास जाकर के एब्सॉर्ब या फिर कंबाइन तभी होगा जब इसके पास जो एनर्जी होगी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी इस न्यूट्रॉन के पास तो ये जाकर के कोलाइड करेगा और इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, अदरवाइज एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। कंडीशन क्या है इसका एब्जॉर्ब होने का, ध्यान रखना कि अगर न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0.04 है तब वो एक सुटेबल कंडीशन फॉर्म करता है एब्जॉर्ब करने का। लेकिन जो रिएक्शन से काइनेटिक एनर्जी बाहर निकला वो कितना है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो वो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी से जा रहा है, वो टक्कर खा करके निकल जाएगा। लेकिन मान लो कि ये टक्कर खाया खाया करते 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 धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया, तब तो वो 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे आ जाएगा। और फिर जब उस समय आ जाएगा तो वो क्या हो करेगा, दूसरे यूरेनियम को जाकर के स्ट्राइक करेगा और वो यूरेनियम से फिर से वापस से न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इस तरीके से एक चेन रिएक्शन फॉर्म हो जाता है। चेन रिएक्शन को समझते हैं। मान लो कि हमारे पास यूरेनियम 236 है, तो इससे तुम्हें 3 न्यूट्रॉन बाहर निकले तो ये 3 न्यूट्रॉन बाहर निकला और ये एक न्यूट्रॉन क्या करेगा, इस यूरेनियम के साथ कंबाइन कर जाएगा सॉरी, और ये न्यूट्रॉन भी यूरेनियम के साथ कंबाइन करेगा और ये न्यूट्रॉन भी यूरेनियम के साथ कंबाइन करेगा। तो एक रिएक्शन यहाँ पे हुआ और ये रिएक्शन अगर हो गया, यूरेनियम 236 बन गया, तो वापस से 3 न्यूट्रॉन को बाहर निकालेगा, 1 2 और 3। ये भी रिएक्शन फिजिबल हो गया तो ये भी 3 न्यूट्रॉन को बाहर निकालेगा, 1 2 3, और ये भी फिजिबल हो जाएगा तो ये भी 3 न्यूट्रॉन को बाहर निकालेगा। अब ये जो फर्दर 3 न्यूट्रॉन बाहर निकले हैं ये वापस से जाकर के यूरेनियम को स्ट्राइक करेगा और वापस से रिएक्शन करके 3 न्यूट्रॉन को बाहर निकालेगा। अगर ये 3 न्यूट्रॉन बाहर निकला तो तुम सोच सकते हो कि तुमने सिर्फ एक न्यूक्लियाई का रिएक्शन करवाया और यहाँ पे एक्सप्लोड कर रहा है। ये यूरेनियम जो है वो चेन रिएक्शन में एक्सप्लोड कर रहा है। तो जब रिएक्शंस वगैरह कराया जाता है उस समय क्या कराया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें बस एक एक्टिव न्यूक्लियाई को लिया जाता है और उसको प्लेस कर दिया जाता है, या फिर हम लोग यूरेनियम एटम को लेते हैं और इस पे हम लोग एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराते हैं। जैसे ये न्यूट्रॉन जाकर के इस पे स्ट्राइक करेगा
ये ढेर सारे न्यूट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, और ढेर सारे न्यूट्रॉन्स जब बाहर निकलेंगे तो ये खुद ही खुद एक दूसरे को कोलाइड करेगा, और इसके कोलिजन के कारण से वापस से ढेर सारे तुम्हारे यूरेनियम रिएक्शंस करने लगेंगे, और इतने सारे रिएक्शंस होंगे तो ये हो जाएगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रहा है। तो सोचो इतने सारे रिएक्शंस अगर हैं, इतने सारे रिएक्शंस होंगे तो कितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो तुम अगर 1 माइक्रोग्राम या फिर 1 मिलीग्राम भी रखोगे तो वो रिएक्टर काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, उस रिएक्शन से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकलने लग जाते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, अच्छा इसके रिएक्शंस मैं देख देता हूँ, वैसे काम के हैं नहीं लेकिन फिर भी इसमें टोटल 4 रिएक्शंस होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल्स हैं। अगर यूरेनियम 235 है 92, तो अगर ये न्यूट्रॉन इस पर स्ट्राइक किया तो ये बनता है यूरेनियम 236, और फिर ये Sr प्लस ऑफ Xe में जाता है और साथ ही साथ 2 न्यूट्रॉन को बाहर निकालता है, ये 90 और 140, ये हो जाएगा 28 एंड 54। ये पहला है। दूसरा, अगर वापस से वही चीज़ हुआ 235 एंड 92, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि किस में डिसइंटीग्रेट करेगा, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो इस बार ये Br एंड La में जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे वो 3 टाइम्स निकलेंगे। एंड थर्ड वाला, अगर ये काम फिर से होता है, यूरेनियम 236 बनेगा, और फिर ये Rb एंड Cs में आएगा, और इससे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो 2 निकलते हैं, Rb का 96 एंड 137। और फिर से यूरेनियम 235 और एक न्यूट्रॉन से टक्कर खाया, फिर बनेगा Te प्लस ऑफ Zr प्लस 2 न्यूट्रॉन, 137 97 एंड लास्ट वन Ba एंड Kr, 3 न्यूट्रॉन्स, 92 एंड 141। तो ये टोटल इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पॉसिबल है, और हर एक में देखो या तो 3 या तो 2 जो है हमारे निकल रहे हैं। ये सॉरी होगा 2 3 3, तो ऑन एन एवरेज अगर देखें तो या तो 2 या तो 3 के बीच में कोई सा भी न्यूट्रॉन हमारा बाहर निकल सकता है, और अगर न्यूट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो वो डेफिनेटली स्ट्राइक करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, पहले मैंने बता दिया। वो स्ट्राइक करने का कंडीशन क्या होना चाहिए कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा, इससे कम होगा तो भी नहीं होगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है उसमें सोचो, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? हम लोग यूरेनियम रॉड्स लेते हैं और उस यूरेनियम रॉड्स को
इस तरीके से न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करवाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन अगर इसमें जाकर के स्ट्राइक कर गया तो स्ट्राइक करने के बाद फिर यहाँ पे रिएक्शन, चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे से ढेर सारे रॉड्स होते हैं, एक ही रॉड्स नहीं होते हैं, रॉड्स इस तरीके से रखे होते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या करना है मुझे। पहला चीज कि इसमें जो न्यूट्रॉन्स बाहर निकले उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी को कम करना है। तो कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लिक्विड को यूज करते हैं। और लिक्विड ऐसा होना चाहिए जो यूरेनियम के साथ मतलब कोई रिएक्शन ना करे, या फिर इजीली अवेलेबल हो, चीप हो, बेस्ट हो, और वो हीट को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए। तो हम लोग दो वाटर को यूज, या तो वाटर या तो फिर हम लोग ड्यूटेरियम वाला वाटर यूज करते हैं, हार्ड वाटर जिसको बोलते हैं। तो ये दो जनरली हम लोग यूज करते हैं लिक्विड्स, जिसको हम लोग मॉडरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस द न्यूट्रॉन्स liberated in fission reaction is very high, we need to slow it down. ठीक है, for that we use H2O और D2O, इसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं, for such purpose। बोलो समझ में आया क्या? तो सिंपल सा है, जो न्यूट्रॉन्स बाहर निकलेंगे इससे, वो अगर H2O के अंदर होगा तो वो उस मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, टक्कर खाएगा ढेर सारा। और अगर टक्कर खाएगा, ये न्यूट्रॉन बाहर निकला तो H2O के साथ टक्कर खाया तो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, फिर टक्कर खाएगा, फिर एनर्जी को लूज करेगा। जब इसकी एनर्जी उसके आसपास में हो जाएगा तब ये जाकर के इसको स्ट्राइक करेगा और फिर एक और रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होने लग गए तो हमें पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लाया गया। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, द रेशियो of number of fissions reaction produced by given generator of neutrons। ठीक है, तो द नंबर ऑफ fissions of the preceding generation। ये बस इंग्लिश वर्ड्स है,
मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ, वो समझना काफ़ी आसान रहेगा। तो बेसिक सा चीज़ ये है कि मान लो एक न्यूट्रॉन निकला है और वो जाकर के टक्कर खा रहा है, तो एक ही रिएक्शन करेगा। तो इस वे में हम लोग बोल सकते हैं कि के का फैक्टर जो है, वो जो के होना चाहिए वो 1 के आसपास में होना चाहिए। अगर के का वैल्यू 1 है, मतलब कि एक न्यूट्रॉन बाहर निकल के एक ही रिएक्शंस को करा रहा है, तो इस तरीके से हमारा कंट्रोल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर के का वैल्यू जो है वन से ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं वो 1 से ज्यादा हो रहे हैं, तो ये अनकंट्रोलेबल है। तो इस केस में चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज सुटेबल केस। और इफ k इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज अ क्रिटिकल केस। बस इतना सा हमें समझ में रखना है या फिर याद रखना है। तो अगर बढ़ गए तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो ढेर सारे निकल रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल रॉड्स यूज करते हैं। कंट्रोल रॉड्स यूज करते हैं। कंट्रोल रॉड्स क्या करता है, जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा, अगर मान लो जो न्यूट्रॉन्स जनरेशन हुआ और न्यूट्रॉन्स काफी फास्ट मूव कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर ले, तब तो वो जाकर के टक्कर खाएगा ही नहीं यूरेनियम पे। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को कंट्रोल कर लिए। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसको एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ द रिएक्शन रेट इज कंट्रोल्ड थ्रू कंट्रोल रॉड्स by absorbing न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि कैडमियम होता है जो कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये कंट्रोल रॉड्स हो गए। नेक्स्ट एक और चीज होता है सेफ्टी रॉड्स। सेफ्टी रॉड्स क्या होते हैं, अब देखो एक आता है सेफ्टी रॉड। सेफ्टी रॉड किस लिए यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड का काम क्या है, कंट्रोल रॉड का काम ये है कि बस रिएक्शन को कंट्रोल वे में चलाना। लेकिन सपोज फिर भी रिएक्शंस अनकंट्रोलेबल हो गया या फिर मुझे अचानक से उसको स्टॉप करना है, कंट्रोल रॉड तो बस उतना ही अब्सॉर्ब करेगा जितना उसको कैपेसिटी बनाया गई है। लेकिन सेफ्टी रॉड क्या यूज किस लिए यूज होता है कि अचानक से अगर मुझे पूरे रिएक्शंस को रोकना है, तो मैं इस सेफ्टी रॉड्स को डिप करूंगा और उसके कारण से क्या होगा, जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसका काम भी यही कंट्रोल रॉड के जैसा ही, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि डेप्थ में वो ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा। सो बोल सकते हैं these आर द rods added in addition of control rods to reduce the value of k, ठीक है। इफ k का वैल्यू 1 से बड़ा हो चुका है, तो k के वैल्यू को कम करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, इंसर्ट करते हैं। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। लास्ट है ये।
न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमें पता है कहाँ पे होता है सन में, जिसमें कि जो हाइड्रोजन होते हैं या फिर ड्यूटेरियम होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं और फॉर्म करते हैं हीलियम, बराबर, और उससे एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन इस कंडीशन को होने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्श टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह होने की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि किसी भी कंडीशन में तुम हाइड्रोजन को इस तरीके से रख दिए और वो कंबाइन होकर के फ्यूज होकर के तुम्हें हीलियम देगा और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देगा, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर कितना ज़्यादा, 10⁻⁷ के आसपास में तुम सोच सकते हो टेम्परेचर होना चाहिए। और जो प्रेशर है वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी होगा वो इससे रिलीज होगा, और जब रिलीज होगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जो जो है इसमें वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। बस इसमें रिएक्शंस देखने की ज़रूरत है। जैसे ये ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी जा सकता है। ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम रिएक्शन होता है, ड्यूटेरियम रिएक्शन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम रिएक्शन होता है। ये अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम रिएक्शन अगर जाएगा, इससे तुम्हें हीलियम बनेगा और साथ ही साथ एक न्यूट्रॉन मिलेगा, और इससे जो एनर्जी रिलीज होता है वो लगभग 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन अगर इसमें देखें तो ये और रिएक्शन है ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम का, जिसमें कि ये ट्यूटोरियम एंड हाइड्रोजन फॉर्म करता है। और बैलेंसिंग करके देखो ये क्या हो रहा है, सही है। बाकी जो बचा वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें एनर्जी निकलता है। एक और रिएक्शन है ड्यूटेरियम ट्यूटोरियम का, ये हो जाएगा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का और ट्यूटोरियम जो ऊपर से बना, ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो ये हीलियम बनाता है, और बैलेंसिंग एक न्यूट्रॉन निकलेगा और साथ ही साथ इससे एनर्जी निकलता है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ड्यूटेरियम ट्यूटोरियम रिएक्शन। तो इसमें जो एनर्जी निकल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलता है बाहर, और इस प्रोसेस को होने के लिए हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन occurs at high temperature, लगभग 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस के बराबर बोल सकते हैं हम लोग, एंड एट वेरी हाई प्रेशर। ऐसे इन्वायरमेंट या फिर कंडीशन में हो सकता है। बेसिकली क्या होता है ना, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ड्यूटेरियम के आसपास भी नहीं पहुंच पाते हैं, और आसपास पहुंचने के लिए ये जो हमारा न्यूक्लियस है और ये जो न्यूट्रॉन है, इसके आसपास में पहुंचने के लिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। पहले वाले केस में फ्यूजन रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन इस केस में काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये जो है 1 फर्मी डिस्टेंस तक पहुंच पाए। ठीक है, अगर इसके आसपास डिस्टेंस में नहीं पहुंच पाएगा तो फिर वो रिएक्शन भी नहीं करा पाएगा। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हमारा फिजन रिएक्शन होता है। तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। फिजन फिजन रिएक्शन एक बार तुम लोग खुद से देख लेना, थ्योरी वाला पार्ट है।
ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। चलो ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से करते हैं। होमवर्क के लिए तुम लोग लिख लो। अब हम लोग होमवर्क में न्यूक्लियर फिजिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट कर लेना, कितना ही और मॉडर्न फिजिक्स भी था ना। मॉडर्न फिजिक्स में क्या था, एक्सरसाइज 1 एंड 1 हो गया था ना पूरा, थर्ड कंप्लीट कर लेना। तो पहले मैं मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर न्यूक्लियर फिजिक्स डिस्कस करूंगा।